हेलो दोस्तों। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि जन्मजात रोग की परिभाषा दे। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है जन्मजात रोग। आप देखिए जन्मजात रोग किसे कहते हैं? जो है बचपन से जब जन्म लिया उसी टाइम से अगर उस बच्चा को अगर कोई भी चीज अगर बीमारी है तो क्या हो जाता है? वो जन्मजात रोग के श्रेणी में आ जाता है। लिखेंगे वैसा रोग। क्या लिखना है आंसर में? ऐसे करना है वहां आंसर वाला कॉपी में। वैसा रोग, वैसा रोग जो जन्म के समय से ही, जन्म के समय से ही रोग हो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए अंधापन, अंधापन या बहिरा, बहिरा या गूंगा। ठीक है, ईटीसी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अगर बच्चा से जो है अंधापन यानी कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे अनमोट काटने हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उस क्या हो गया? वो हो गया जन्मजात रोग। अगर बहरा है, मान लीजिए कि कुछ आप बोल रहे हैं वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे बच्चा में जो है सुनता है कि नहीं सुनता है कैसे पता चलेगा? खाली तो रोते एक मिनट। जैसे मान लीजिए कि बच्चा में तो पता नहीं चलता, अंधा रहता तो पता चल जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे करेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर बहरा है कि क्या है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो खाली रोते रहता है बच्चा, है ना, तो वो जो है कुछ दिन के बाद पता चलता है। उसके बाद गोंगा है कि नहीं है वो भी पता नहीं चलता क्योंकि बच्चा में तो रोते ही रहता है ना, उसको 2-4 साल के बाद, 1-2 साल के बाद पता चलता है। अनुजनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। और अंड जनन को क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। देखिए ये जो है किस में पाया जाता है और एक ये जो है किस में पाया जाता है? ये जो है मतलब फादर, ठीक है, ये जो है मदर। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं ये जो है पुरुष में पाया जाता है और ये क्या हुआ? ये जो है स्त्री में पाया जाता है, मेल फीमेल। अब देखिए शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? अगर 2 नंबर पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना होगा? ऐसे करके आपको पहले नंबर पैराग्राफ बना देना है, 2 को, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों को बांट देंगे। उसके बाद 1 नंबर में लिखेंगे शुक्राणु जनन, लिखेंगे कि नर जनन अंग, क्या लिखना है? नर जनन अंग अर्थात बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, इसके अपोजिट में फिर इधर लिखना है, यहां पर लिखेंगे कि मादा जनन अंग अंड जनन कहते हैं। आप देखिए, आप कहिएगा कि इसको जो है आप डिफाइन नहीं किए डिटेल्स में और डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन आंसर लिखा रहे। इसका जो डिफाइन हम करेंगे 5 नंबर जो पूछा जाता है, ठीक है, स्पर्म से रिलेटेड हम पूरा बात बताएंगे। उसके बाद ये जो है ओवाक्स से रिलेटेड हम पूरा बात, 5 नंबर पूछता है तो उसको पूरा डिटेल्स बताएं। अभी जो जितना क्वेश्चन में कह रहा बस उतना ही हम करते हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है मनुष्य में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये जो है मेल में होता है, ठीक है, यानी लड़का में जो है ये जो है क्रिया कब से स्टार्ट होती है, यानी स्पर्म बनने की क्रिया, तो ये जो है 11 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जैसे मेल में जो है स्पर्म बनने की क्रिया कितनी उम्र से स्टार्ट होती है, 11 से 13 रहेगा ऑप्शन में, तो आपको मार देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कहाँ पर बनती है? ये विरिसन के शुक्राणु नलिका जो होती है, ठीक है, एक तरह से पाइप कह सकते हैं, जैसे वेन होता है, वेन यहाँ पे नस जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से वहां पर जो है एक वेन होती है, उसी में जो है स्पर्म का निर्माण होता है। जनन की क्रिया, जनन की क्रिया 9 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र में, लड़की में कब से स्टार्ट होती है? तो 9 से 11 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होती है। और ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं उसको मासिक चक्र ना, पीरियड, मतलब कि लड़की लोग में जो है 9 वर्ष से लेकर लेटेस्ट जो है, अगर जल्दी अगर होगा तो कितना वर्ष में होगा?
9 वर्ष। अगर ज्यादा अगर लेट होगा तो कितना होगा, 11, हाईएस्ट 11 होगी। उस समय से क्या होता है कि उन लोग को जो है मतलब मासिक चाहिए जिसको कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वो कहाँ पर बनती है, तो वो अंडाशय के जो है फॉलिकल्स एक होती है, वहां से जो है उसका जो है निर्माण होता है, और वो जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा जो है पर मंथ जो है अपना टाइम पीरियड जो एक होती है पीरियड है, या किस में होती है, या ब्रीसन में होती है, या ब्रीसन में होती है, या अंडाशय के अंदर होती है, अंडाशय के अंदर होती है, ठीक है। अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, इसमें 2-3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो आप जो है इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और यहाँ सब्जेक्टिव अगर 2 नंबर में देखिए पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि 17 में पूछा था तो 20 में भी पूछा, और 20 में जब पूछा तो उसके बाद ये 23 में भी पूछ सकता है ना, 2-3 साल का अंतराल रहता है। इसको जो है एक तरफ VVI करके लिख लीजिए, जितना क्वेश्चन करवाएंगे तो VVI होगा, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में अंतर स्पष्ट करें। आपको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात है कि इसको समझिए कि मध्य चक्र किसको कहते हैं और ऋतुस्राव चक्र किसको कहते हैं, ठीक है। आपको लिखने के लिए कहेगा तो दोनों को 2 भाग में बांट दीजिएगा, मध्य चक्र और एक तरफ ऋतुस्राव चक्र। देखिए इसका एक और नाम होता है मध्य चक्र, पहले समझिए मध्य चक्र किस में होता है। तो मध्य चक्र जो है जिसको हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, यानी कि जो महिला में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य हुआ, चिंपांजी हुआ, बंदर हुआ, ये सब हुआ कि मनुष्य की प्रजाति हो गई एक तरह, ये सब मासिक चक्र होती है। ठीक उसी तरह से जो है जानवर में भी होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बाघ, हरिन, उसमें भी तो मान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है ना, तो उसमें जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। और जो मनुष्य में जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। देखिए आपको लिखना कैसे है, तो लिखना है 1 नंबर पॉइंट में कि नन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ ETC में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इन्हें मध्य चक्र कहते हैं। अभी तुरंत हमें डिफाइंड किए थे ना कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया जो मंथली में होती है, ठीक है, इसमें तो मान लीजिए किसी में 14 दिन की होती है, किसी में 1 सप्ताह की होती है, जैसा जैसा मतलब जीव होता है उस सब में अलग अलग होता है, तितली में अलग होता है, सब जैसे गुणसूत्र के हिसाब से सब में अलग अलग बांटा गया है। अब देखिए इधर देखते हैं कि ऋतुस्राव चक्र को ही कहते हैं मासिक चक्र कहते हैं। अब इसको तो समझते ही है ना, ये होता ही है कि प्राइमेटो जैसे बंदर, गोरिल्ला, एप्स भी एक बंदर का प्रजाति हुआ, एवं मनुष्य में यह चक्र ऋतुस्राव कहलाता है। ठीक है, आपको देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा कि गाय, भैंस, कुत्ता में जो है कौन सा चक्र पाया जाता है या चक्र होती है। आपको नीचे में ऑप्शन रहेगा मध्य चक्र, ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र। डी नंबर में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, जो होगा इसमें क्या मारना है, मध्य चक्र मारना है। ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली रहे तो मध्य चक्र। और जो मनुष्य की तरह व्यवहार करता है उसमें क्या करना है, उसमें आपको ऋतुस्राव चक्र मारना है, यानी मासिक चक्र मारना है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा कि मनुष्य में या बंदर में जो है कौन सी चक्र होती है, तो आपको क्या मारना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ऋतुस्राव होती है, और ये मासिक चक्र, इसमें से कोनो एक मार देना। अब देखिए 2 नंबर आपको जैसे 2 नंबर में लिखना है कि जानवरों में जनन प्रवस्था के दौरान
अप्सरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रित तथा सहायक वाहिक और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। जब ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मैच्योर, ठीक है, जब अगर ये जब आपको मध्य चक्र जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जानवर में जो है थोड़ा मेच्योरिटी आने लगता है, कि मतलब लगता है कि वो जवान हो गया, अपने देसी लैंग्वेज में कहेंगे कि जवान हो गया ना। तो वही बात यहाँ पर मतलब ये भाषा बना के लिखा गया है। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि जो है मतलब शरीर की बनावट और हार्मोन्स की वृद्धि होने लगती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इधर ऋतुस्राव चक्र में दूसरा पॉइंट डिफाइन करते हैं। इसमें आपको लिखना है कि प्राकृतिक रूप में वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारणों से इन्हें ऋतुस्राव अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। देखिए ऋतुस्राव चक्र का एक और नाम हुआ कौन सी, मौसमी प्रजनन अंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अधिकांश स्तनधारी, यहाँ पर बोला गया है ना यहाँ पर देखिए एक और बात हो सकती है कि इसमें भी जो है क्या हुआ, मैच्योरिटी आने लगती है। जब अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी तो उसका जो है स्तन का बढ़ना, ठीक है, और उसका जो है शरीर का जो है थोड़ा मतलब अलग ढंग का उसका देखने में लगता है, बच्चा थोड़ा मतलब एडल्ट देखने लगता है, ठीक है। तो ये सभी होती है। तो आप लोग अगर 2 नंबर पूछेगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है ना, 100% बनेगी, इससे रहे या इससे रहे, आपको तो एक क्वेश्चन 100% बनना ही है। हेलो दोस्तों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ को लिखे। देखिए एक बार हुआ था क्या कि एक बार नहीं हुआ तो एक बार हुआ था क्या कि गवर्नमेंट जो है ना इस चीज पर ध्यान दी थी कि ये जो है मतलब कंपोस्ट खाद, एक तरह से इसको कंपोस्ट खाद कहते हैं, इस चीज पर ध्यान दी थी कि जैसे गोबर होती है, गोबर जो है गोबर देकर उसमें चाली दिया जाता है, चाली देकर, और जो चाली जो मल होता है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ, उस चीज को खाद बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे चाली जो है गोबर को खाती थी और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकालती थी तो वही खाद हो गया। तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता था खेतों में। जैसे अभी होता है कि हम लोग मतलब जैसे अगर साल में चाहे 6 महीना में क्या करते हैं, 2 टेलर जाके गोवा दे देते हैं, लग पूरा एकदम फसल हो करता है, उसी क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। और जो मार्केट हम लाते हैं जैसे यूरिया, पोटास, जो रंग बिरंग का जो जितना हुआ वो उतना फायदा नहीं करता है खेत में, जितना हम गोवा फायदा करेगा उसके जो है 10% वो फायदा नहीं करता। तो इसीलिए इस पर ध्यान देने के लिए बोला गया था एक बार सरकार को कि आप जो है इस चीज पर ध्यान दीजिए। आप अपने सभी किसान भाइयों, आप अपने घर में जो है वो क्या कहते हैं कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। सिंपल है, चाली लाइए खरीद के, उसके बाद गोबर दीजिए, उसमें अपने आप वो बनेगा। तो सक्सेस नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा महंगा भी मिलता है। देखिए इसका जो 2 लाभ कहेगा लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि यह मिट्टी के क्या करता है, इसका आंसर में लिखना है आपको 1 नंबर में है, या मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है भाई, मदद करता है। दूसरा नंबर लिखना है कि यह प्राकृतिक एवं हानित रहित है, यह प्राकृतिक एवं हानि रहित है, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, ये प्राकृतिक हुआ, गोबर क्या है, गोबर प्राकृतिक चीज है ना, और ये क्या हानि रहित है, मतलब ये आप खेत में कितना भी डाल दीजिए आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप जो अगर यूरिया खाद अगर 2 kg के बदला में अगर 4 kg डाल दीजिएगा तो आपका फसल ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल मिलाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, आपको आराम से 2 नंबर दे देगी। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के 2 लक्षणों को लिखे, ठीक है। देखिए कैंसर जो है, कैंसर की बात जो हम करेंगे 5 नंबर में, ठीक है। इसका जो है लक्षण क्या होती है,
इसका उपचार, इसका रोकथाम और इसका जो है मतलब हाँ इसका उपचार, ये सभी जो है बताएंगे। तो अभी जो है मात्र इसको बोल रहा है कि 2 लक्षण को लिखने के लिए, ठीक है, कि कैसे हम पता करेंगे कि इसको जो है कैंसर ही हुआ है। सबसे पहली बात है, दो पॉइंट कैसा लिखने के लिए पहला लिखेंगे क्या चीज, आंसर में से करके लिखेंगे 1 नंबर में, मनुष्य की जो है वजन में कमी आएगी, मनुष्य के वजन में कमी, मनुष्य के वजन में कमी। और 2 नंबर में होगी, 2 नंबर में क्या होगा, शरीर के 2 नंबर में होगा शरीर के किसी भाग को अत्यधिक बढ़ना। बस आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसको विशेष जानकारी के लिए जो है 5 नंबर बताएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दिल टूट जाता है। ओके, क्वेश्चन है कि सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा ही गया है। ये इकोसिस्टम का है, पारिस्थितिकी तंत्र का, वो हम पढ़ाएंगे, एक अलग वो चैप्टर है। तो अभी हम इस जो क्वेश्चन देगा उसको हम समझते हैं। देखिए, सहभोजिता में होता है क्या कि इसमें जो है दोनों प्राणी को जो है क्या होता है, फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि बगुला है और एक भैंस है, तो भैंस में जैसे चमक्कन होती है, ठीक है, तो चमक्कन को जो है अगर कौवा अगर खा लिया तो कौवा को भी पेट भर गया, और ये क्या हुआ, भैंस को भी क्या हुआ, उसका जो है वो चमक्कन जो है हट गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है ना। तो जब दोनों को फायदा हो, अगर किसी को नुकसान ना हो, तो क्या होती है, सहभोजिता कहते हैं उसी को। उदाहरण के लिए वो लिख लेना है, और डिफिनेशन के लिए ये लिख लेना है। लिखना है डिफिनेशन में क्या लिखना है, अब लिखना है जब किसी समूह के, क्या लिखना आंसर में, जब किसी समूह के दोनों पार्टनर को दोनों को लाभ हो, तो वैसे समूह को सहभोजिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपको लिखना है क्या चीज, जैसे लिख लीजिएगा गाय और कौवा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है गाय के, जैसे मान लीजिए कि गाय को चमक्कन हुआ है, ठीक है, और चमक्कन को अगर कौवा खा लिया तो कौवा को भी पेट भर गया, और चमक्कन जो गाय को हट गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों को लाभ हो रहा है ना। इसी तरह से आप अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान क्वेश्चन है कि एड्स के 2 लक्षणों को लिखे। देखिए, आपको अगर खाली कहेगा कि 2 लक्षण को लिखने के लिए सिर्फ 2 लक्षण को लिखना है, ठीक है, और इसका जो विस्तार से अगर जानकारी, ये जो है क्या है, एड्स एक यौन संचारित रोग है, और इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका रोकथाम पूछेगा, लक्षण पूछेगा, फला चला बहुत बात पूछेगा। इसका जो है हम डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तब, नहीं तो अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन करा बस उतना ही हम करेंगे, ठीक है। अभी तो देखिए भारत में होता है कि अब तो एड्स के लिए तो उतना मतलब सोचने की बात नहीं है, लेकिन पहले के समय में इससे लोग बहुत डरता था, अभी भी डरता है ये, क्योंकि ये यौन संचारित रोग है ना। और इससे भी खतरनाक हम लोग किस चीज से डरते हैं, तो कोरोना वायरस से, ठीक है। इसका दूसरा मतलब कह सकते हैं कि भाई है, इसका दूसरा भाई कह सकते हैं ना कोरोना वायरस है, क्योंकि उससे जो है दूरी बना के रहता है, और इसको जब हो जाता है तब इससे दूरी बनाता है, क्योंकि ये भी यौन संचारित रोग है ना। तो चलिए, इसका लक्षण बोल रहा है लिखने के लिए, तो लक्षण लिखते हैं। पहला लक्षण लिखेंगे, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो है मनुष्य के वजन में कमी, और दूसरा लिखना है मनुष्य को रोग से लड़ने की क्षमता
कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए एक बात बताते हैं, जब अगर मनुष्य को जो है अगर किसी रोग से अगर लड़ने की क्षमता अगर कम हो जाए तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे क्या होगा, उस मनुष्य की स्थिति मतलब दर बदर हो जाएगी ना। क्या अगर मान लीजिए आपको फीवर लगा है, आपके पास उतना एंटीबायोटिक नहीं है कि आप उससे लड़ सकते हैं, तो आपको जो है क्या वो हावी हो जाएगा, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो वही बात होता है कि ये जो है ये क्या करता है, सबसे पहली बात है कि जो एंटीबायोटिक होती है उसको ही नष्ट कर देता है। तो हमारी जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको अगला बीमारी से लड़ने के लिए उतना एक्टिव नहीं रहती है। कि औषधि यानी कि दवा, औषधि क्या कहते हैं, दवा। दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का दो उपयोग कहता है बताने के लिए। तो आपको जो है एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर करके लिखना है। क्या नंबर, एक नंबर में लिखना है एंटीबायोटिक्स के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में। और दूसरा नंबर हो जाएगा क्या, टीका के निर्माण में। ये दो चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम में जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना ही लिखिए, ठीक है। अगर ज्यादा लिखिएगा साइंस में तो आपको नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी है या फिर क्या कहते हैं वो इतिहास के पन्ना नहीं लिखना है, पूरा बना बना के लिखिएगा, चल जाइएगा बोरा में। इसलिए जितना कहे क्वेश्चन उतना ही लिखिए। रोकिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ वन्य जीवों के विलुप्त के दो कारण बताइए। कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा जीव है, अभी देखा गया है कि वो जो है मतलब कि जंगल झाड़ी जो रहता था यानी वन में जो रहता था वो विलुप्त हो रहा है। किस वजह से विलुप्त हो रहा है, मनुष्य की वजह से हो रहा है या अपने आप विलुप्त हो रहा है या प्राकृतिक की वजह से हो रहा है। तो इसको जैसे क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है, क्या लिखना है, आंसर में आपको लिखना है ऐसे करके दो कारा दुइया लिखना है। पहला नंबर वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई के कारण। दो नंबर में लिखना है अवैध शिकार के कारण। अब देखिए एक बात बताते हैं, वनों की कटाई के कारण, ठीक है। यहाँ से एक तरह से ये भी हो सकता है कि वनों की कटाई के कारण अगर वन अगर मान लीजिए जंगल झाड़ी काट देते हैं, पेड़ पौधा काट दीजिएगा, तो स्वाभाविक है क्या होगा, वो जो है जानवर वहां रहेगा ही नहीं, विलुप्त हो जाएगा ना। क्योंकि इधर उधर आएगा तो आप मार दीजिएगा या उसको जो है मतलब रहने में प्रॉब्लम। जैसे आप घर में रहते हैं, आपको अगर रोड पर अगर 10 दिन रख दिया जाए तो क्या होगा, थोड़ा परेशानी होगा ही ना। उसी तरह से उसको होता है। और एक और बात, इससे क्या होता है कि हमारी वातावरण की जो है अनुकूलन जो है वो बिगड़ जाती है। जैसे ऑक्सीजन में मतलब कि हम लोग को सांस लेने में भी कठिनाई होगी। तो एक आप लोग जो है वन को कटाई कम कीजिए। वन रहेगा तो हम रहेंगे, वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। उसके बाद दो नंबर में है अवैध शिकार के कारण। अवैध शिकार कहने का अर्थ हुआ कि आप बिना बात को जो है उसको मार देते हैं, ठीक है, बिना बात को, जैसे जानवरों को मारना, ये सभी हुआ। तो आशा करते हैं कि आप जो है जितने भी शॉर्ट वीडियो देखे हैं आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, मैं वो क्वेश्चन जो है कवर करने का कोशिश करूंगा और 100% ऐसा कोई क्वेश्चन लूंगा जो इस बार क्वेश्चन लड़ेगा। अगर आप एग्जाम दिखाइएगा, अगर नहीं लड़ेगा तब आप हमको कहिएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपको जो है इस चैनल से इसी तरह से आपको प्रॉफिट मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।